नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने आनुवांशिकता और वातावरण ये जो दो नाम है पहले भी सुने होंगे। कहाँ? जब मैंने मैच्योरेशन और लर्निंग यानी परिपक्वता और अधिगम आपकी क्लास आपके लिए थी, तो उसमें इन दोनों का जिक्र किया था, इन दोनों के बारे में बताया था। क्या बताया था मैंने? कि परिपक्वता पे यानी आपकी जो शारीरिक और मानसिक जो चीजें बदल रही हैं उस पे वंशानुक्रम यानी आनुवांशिकता, और लर्निंग या अधिगम पे वातावरण अपना प्रभाव डालता है। उसी चीज को आज हम एक थोड़ा सा जो है ज्यादा ब्रॉड वे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आनुवांशिकता या हेरिडिटी क्या होती है, यानी वंशानुक्रम क्या होता है। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है, उन्होंने आनुवांशिकता के बारे में क्या कहा है कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का यानी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। किसने कहा? ये जेम्स ड्रेवर ने। क्या कह रहे हैं कि जितनी भी शारीरिक या फिजिकल, मानसिक यानी कॉग्निटिव जितनी भी विशेषताएं हैं, बच्चा एक जो माता पिता से लेके आता है, माता पिता से जो उसमें आती है शारीरिक और मानसिक विशेषताएं, वो सब क्या है? वंशानुक्रम कहलाती हैं। कि हमें अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या पिछली जनरेशन, जिस जनरेशन से हम होके आए हैं, मतलब हमसे पहले हमारे माता पिता, उनसे पहले उनके माता पिता, उनसे पहले उनके माता पिता, इस तरह की 5, 7, 10 जनरेशन से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो भी चीजें हमें जीन्स के थ्रू मिलती हैं, ट्रांसफर होती हैं, वो सब किस में आएंगी? हेरिडिटी में आएंगी। अब देखिए, इस तरह हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी क्या है? स्टैटिक है। कैसे है? स्टैटिक है। ये क्या है? स्टैटिक है, यानी इसमें कोई भी चेंज या बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? अब मैंने क्या कहा, जो पेरेंट्स से आए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से आए हैं, उससे पहले आए हैं, अब वो लोग तो आ चुके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे बाद आएंगे, नहीं, हम उनके बाद आए हैं, तो हमसे पहले जितने भी आए हैं उन्हीं के गुण हमको मिलते हैं, जो वो हेरिडिटी में आते हैं। तो ये क्या है? इसीलिए स्टैटिक है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। वो हमसे पहले आए थे और वही गुण हमें दिए हैं, इसीलिए हेरिडिटी क्या है? स्टैटिक है। हेरिडिटी क्या है? ये प्रेडिक्टेबल भी है। अब ये प्रेडिक्टेबल कैसे है कि आप देखिए, आप इसको अपने घर में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आप अपने माता पिता को देखिए और अपने आप को देखिए, तो उन्हें देखने पे आपको लगेगा कि आप भी उनके जैसे ही हो। तो किसी के माता पिता या बच्चे को देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है, बच्चे को देख के कि हाँ, ये इसके माता पिता इस तरह के होंगे, या माता पिता को देखकर कि बच्चा किस तरह दिखने में होगा, ये अनुमान लगाया जा सकता है। यानी किसी के माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स को देख के हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनके घर में जो बच्चे होंगे वो किस तरह के देखने या काम करने में या कौशल में होंगे। इसीलिए इसको स्टैटिक भी कहते हैं, क्योंकि हमको अपने पेरेंट्स और पिछली जनरेशन से मिला है, और प्रेडिक्टेबल भी है क्योंकि इसमें एक दूसरे को देख के ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अगर माता पिता ऐसे हैं तो बच्चे किस तरीके के होंगे। अब देखिए, हेरिडिटी के थ्रू जो आपको जितने भी जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो क्या है? कुछ तो आप देख के बता सकते हो ना कि हाइट कितनी है। जैसे देख के क्या क्या बताया जा सकता है? जैसे हाइट के बारे में कि हाइट कितनी होगी, या आपके स्किन कलर के बारे में बता सकते हैं कि स्किन का कलर, आई कलर, इस सब के बारे में बता सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको जो आनुवांशिक रूप से मिली होती है, जो दिखाई नहीं देती पर फिर भी मिली होती हैं। कैसे? जैसे आपका नेचर कैसा है, नेचर इन द सेंस कि आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो कि इंट्रोवर्ट हो, बहुत सोशल हो कि नहीं हो, या आप शर्माते हो, या आप किसी चीज को किस तरह तर्क से समझ सकते हो, देर में समझ सकते हो, तो वो सब चीजें भी इसके अंतर्गत आती हैं। यानी वो चीज जो दिखाई दे रही है हमें, जैसे हाइट, स्किन कलर, आई कलर,
बाल का कलर आपकी, ये सब, और उसके साथ ही वो चीजें भी इसमें आती हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे आपका नेचर कैसा है, मतलब आप शाई हो, सोशल हो, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, किस तरह से आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, ये सब चीजें भी हमें हेरिडिटी के थ्रू ही मिलती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता के अंदर दिखाए जाने वाले कारक या कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हाइट, स्किन कलर, ये भी शामिल हैं, और वो चीजें जो दिखाई नहीं देती, मतलब हमारा नेचर कैसा होगा, हम किस तरह चीजों को समझेंगे, ये दोनों ही चीजें शामिल हैं। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं वंशानुक्रम की क्रियाविधि, यानी कैसे एक बच्चा जो है अस्तित्व में आता है, इसके बारे में। देखिए, जब मेल और फीमेल, यानी जब मेल के स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलते हैं तो क्या होता है, संयुक्त कोश या जाइगोट का निर्माण होता है। वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जब मेल के स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है तो उससे क्या होता है, संयुक्त कोश या जाइगोट का निर्माण होता है, और यही जाइगोट आगे जाके क्या होता है, फीटस में बदलता है, और फीटस के बाद जो है फिर पूरे एक बच्चे, बालक का निर्माण हो जाता है। उसका विकास धीरे धीरे माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक होता है। अब ये जाइगोट क्या है, तो देखिए जाइगोट क्या है, ये एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो साइटोप्लाज्म का बना होता है। बहुत डिटेल में मत जाइए, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए ये संयुक्त कोश या जाइगोट के बारे में, कि ये एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो बना होता है साइटोप्लाज्म का। किसका, साइटोप्लाज्म का। अब इसके अंदर क्या होता है, नाभिक या न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक भी कहते हैं इसको। और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाया जाएगा। अब इसके अंदर क्या पाया जाएगा, गुणसूत्र। और जो सारी कहानी है वो इसी गुणसूत्र या क्रोमोसोम की है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र के बारे में। तो देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो सेल है, सेल यानी कोशिकाएं हैं, उनके अंदर नाभिक पाया जाएगा। ये सेल है, देखिए बाहर ये सेल है, कोशिका है, और इसके अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये छड़ी नुमा आकृति में होते हैं, देखिए इस तरह के होते हैं, और ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। संयुक्त कोश में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। एक मैंने क्या कहा कि एक जाइगोट में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। इसका मतलब टोटल क्रोमोसोम की कितनी संख्या होगी, 46। अब ये यहाँ से सब इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। अब मैं जो जो बोल रही हूँ हर एक पॉइंट वो इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, कि जैसे क्या बताया मैंने कि जो क्रोमोसोम है, हर एक जाइगोट में, हर एक संयुक्त कोश में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। क्या मैंने बोला, 23 जोड़े, यानी 23 पेयर में होते हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। अब वो कैसे रहते हैं, जोड़ों में रहते हैं। इस तरह 23 जोड़े बनते हैं। जो 46 जोड़े टूटे 23 में, तो उसमें 23 किसके होंगे, टोटल कितने हैं, 46। 46 में अब आधे 23 किसके होते हैं, मेल के यानी पिता के होते हैं, और बचे हुए आधे 23 किसके होते हैं, माता यानी फीमेल के। अब चलिए पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है सेक्स का या जेंडर का निर्धारण बच्चे में होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि 46 क्रोमोसोम टोटल पाए जाते हैं, जो मेल और फीमेल में 23 के पेयर में होते हैं, यानी 23 मेल के पास होते हैं क्रोमोसोम और 23 होते हैं फीमेल के पास। अब इनमें से जो 22 जोड़े हैं, यानी जो 22 पेयर हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स। मेल और फीमेल दोनों में ही जो 22 जोड़े क्रोमोसोम हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और हिंदी में इन्हें हम कायिक या कायसूत्र भी कहते हैं।
मेन जो बात है वो है एक बचे हुए पेयर की। ये जो लास्ट पेयर बचता है ना, उसकी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि बच्चा मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगी। तो इसको क्या कहते हैं, जो लास्ट पेयर बचा है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। दोनों में क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गई कि जो मेल है उसमें ये जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होता है, यानी वो होता है एक्स और वाई होता है, दो अलग अलग होते हैं, यानी विषम जात होते हैं। और जो फीमेल है उसमें ये जो 23वां जोड़ा है, पेयर है, वो क्या होता है, समजात होता है, यानी दोनों ही एक्स और एक्स होते हैं। इसीलिए जो मेल है उसको हम हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। हेट्रोगैमेटिक मतलब विषम युग्मकी। इसीलिए क्या कहते हैं, मेल को विषम युग्मकी, क्योंकि उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है वो समजात ना होके विषम जात होता है। ये दोनों अलग अलग है ना, एक्स और वाई है, इसीलिए। और इन्हें क्या कहते हैं, फीमेल को, इसमें दोनों क्या है, सेम सेम है, समजात है, इसीलिए इनको कहते हैं समयुग्मकी या होमोगैमेटिक। यहां तक आप सबको ये बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। देखिए इधर, ये हमने यहाँ पे मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको लिख दिया है, लास्ट पेयर जो है 23rd पेयर, और यहाँ पे फीमेल का लिख दिया है। जो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, डिसाइड करेगा कि बच्चे का जेंडर क्या होगा। अब ये किस तरह डिसाइड हो रहा है, ध्यान से देखिए। अगर ये फीमेल का है देखिए, और ये किसका है, मेल के हैं दोनों। अब अगर मेल का एक्स जाके मिलता है फीमेल के एक्स से, ये अगर ये हो रहा है, ये वाला एक्स जाके मिलता है इस वाले से, तो बच्चा क्या पैदा होगा, यानी एक्स एक्स। एक्स एक्स मतलब क्या है, फीमेल है। ओके। और अगर अब बात करते हैं इसकी, कि अगर मेल का वाई जाके मिलता है इस फीमेल के एक्स से, तो बच्चा क्या होगा, एक्स वाई, यानी क्या पैदा होगा, मेल पैदा होगा। क्लियर? हम देखें, अगर ये एक्स यानी मेल का ये एक्स अगर जाकर मिलता है फीमेल के इस एक्स से, तो बच्चा क्या पैदा होगा, एक्स एक्स, यानी फीमेल पैदा होगा। और इसको यानी मेल के वाई और फीमेल के एक्स को मिलाते हैं तो बनेगा एक्स वाई, यानी बच्चा क्या होगा, मेल, लड़का। तो इस तरह से जो है जेंडर का निर्धारण होता है। तो जब आपने इसको देखा तो आप ये बात समझ सकते हैं कि किसी भी बच्चे का जो जेंडर डिसाइड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है। यानी बच्चे का जेंडर क्या होगा ये डिपेंड करता है पूरी तरह से मेल पे। फीमेल की इसमें भागीदारी नहीं होती है, किसमें, जेंडर डिसाइड करने में कि बच्चा मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा। अब चलिए ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। तो देखिए जो ट्विंस हैं वो दो टाइप के होते हैं। ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे दो तरह के होंगे, एक होंगे आइडेंटिकल और दूसरा होंगे फैटर्नल। ठीक है, उसमें मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम का संयोग होगा, उससे जाइगोट का निर्माण होगा, फिर फीटस के रूप में बच्चा आगे डेवलप होगा। हाँ, अब जो अगर ट्विंस पैदा हो रहे हैं उसमें आइडेंटिकल ट्विंस की सिचुएशन है, तो उसमें क्या होगा, सेम वही कि एक स्पर्म होगा, एक एग होगा, उन्हीं में जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जो जाइगोट बन रहा है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है, मतलब बना एक ही जाइगोट लेकिन वो दो जाइगोट में बदल गया। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक। इससे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें जो जाइगोट का निर्माण हो रहा है वो उसे क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक। अब आइडेंटिकल ट्विंस मतलब इसमें जो पैदा होने वाले बच्चे होंगे उनका सेक्स सेम होगा। क्या होगा, इसमें जो बच्चे पैदा होंगे उनका सेक्स सेम होगा।
इसका मतलब क्या है कि अगर लड़का होंगे तो दोनों लड़का होंगे, लड़की होंगी तो दोनों लड़की होंगी। इसके अलावा उनका दिखना, चेहरा, फेस, इवन इनके इंटरेस्ट भी बहुत हद तक सिमिलर ही होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होगा, उनका फेस सेम होगा, रंग रूप दिखना सेम होगा, उनके इंटरेस्ट सेम होंगे और उनका सेक्स यानी जेंडर भी सेम होगा। बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस की, ये क्या होते हैं। तो देखिए, जब फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब वो जुड़वा बच्चे जो दो स्पर्म और दो एग के संयोग करने से मिलकर बने हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो जाइगोट यानी दो संयुक्त कोश का निर्माण होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक। क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक कहते हैं। इसमें दो जाइगोट या संयुक्त कोश का निर्माण होता है और दो स्पर्म सेल और दो एग से जो है ट्विंस पैदा होते हैं। अब इसमें जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेम सेक्स के हों, मतलब वो हो सकता है कि लड़का लड़का हो या लड़की लड़की हो, या ये भी हो सकता है कि एक लड़का हो और एक लड़की हो, और इसमें पैदा होने वाले बच्चों के इंटरेस्ट या उनका फेस जो भी है वो सब सिमिलर नहीं होता, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अच्छे से आई थिंक आपके अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वंशानुक्रम के नियम के बारे में। तो वंशानुक्रम के कुल 3 नियम हैं, हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम है जिसमें समानता का नियम यानी लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। तो समानता का नियम क्या कहता है, ये कहता है जैसे माता पिता वैसी संतान, यानी लाइक बिगेट्स लाइक, यानी जैसे माता पिता होंगे वैसी ही संतान होगी। मतलब अगर माता पिता बुद्धिमान हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो बच्चा क्या होगा, वैसा ही बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट होगा। और अगर माता पिता अल्प बुद्धि हैं तो जो बच्चा है उसमें भी क्या होगा, वो अल्प बुद्धि होगा। या दिखने में अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चा लंबा हो जाएगा, माता पिता की हाइट कम है तो बच्चा हाइट में कम हो जाएगा। यानी माता पिता जिस तरह के हैं ठीक उसी तरह, यानी लाइक बिगेट्स लाइक, यानी जैसे माता पिता होंगे ठीक उसी तरह का बच्चा होगा, चाहे वो दिखने में हो या जो है वो अपने सोच समझने तर्क शक्ति में हो, पूरी तरह से वो अपने माता पिता जैसा ही होगा। इसी को हम कहते हैं समानता या लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। वंशानुक्रम का जो नियम है वो है विभिन्नता का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएशन, जो लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस से यानी समानता के नियम से एकदम उलट है। अब ये क्या कहता है, ये नियम कह रहा है कि इसमें जो बच्चा है वो अपने माता पिता के समान ना होके बल्कि उनसे भिन्न होगा। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस क्या कह रहा था कि जैसे माता पिता वैसी ही संतान, मतलब दिखने में, नेचर में, प्रकृति, स्वभाव सब जो है माता पिता जैसा। लेकिन लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस कह रहा है, विभिन्नता का नियम क्या कह रहा है कि इसमें जैसे माता पिता होंगे बच्चा उनका उलट होगा, उनसे भिन्न होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो जो सोरेनसन है इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने इसके बारे में बताया है, सोरेनसन ने बताया है। तो उन्होंने कहा कि माता पिता से बच्चे का भिन्न होना किसी कारणवश है। वो कारण क्या है, इन विभिन्नताओं के कारण जो बच्चा माता पिता से विभिन्न है, अलग तरह का है, उसका कारण क्या है कि जो माता पिता हैं यानी जो पेरेंट्स हैं उनके उत्पादक कोशों की विशिष्टताएं हैं। उत्पादक कोश यानी जर्म सेल्स, उत्पादक कोश यानी जर्म सेल्स कैसे क्या होते हैं, उत्पादक कोश में क्या पाए जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, क्या पाए जाएंगे, अलग अलग तरह के जीन्स पाए जाते हैं। वही जो है अलग अलग तरह के वो जीन्स मिलकर ही अलग तरह के बच्चे या संतान का निर्माण करते हैं। तो आप समझ गए, विभिन्नता का नियम ये बताता है कि जैसे माता पिता होंगे उनसे जो उनकी जो संतान होगी वो उनसे भिन्न होगी। ऐसा क्यों होगा, सोरेनसन ने इसकी स्टडी की और बताया उसका कारण उत्पादक कोश हैं, क्योंकि उत्पादक कोश में अलग अलग टाइप के जीन्स पाए जाते हैं और ये जीन्स जब आपस में मिलते हैं तो इन अलग अलग तरह के जीन्स के मिलने के कारण ही कभी कभी माता पिता से भिन्न बच्चे का निर्माण भी
हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं आनुवांशिकता के अपने तीसरे नियम को, और जो कि आखिरी नियम है। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रत्यागमन का नियम, यानी लॉ ऑफ रिग्रेशन। अब ये क्या कहता है, इसको आप इस तरह से समझिए कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे जिनके माँ बाप बहुत लंबे हैं, मतलब जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो उन बच्चों की क्या हाइट क्या है, वो लंबे तो होते हैं लेकिन अपने माँ बाप जितने लंबे नहीं होते। या कुछ बच्चे आप देखे होंगे कि उनके माँ बाप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो उनका इंटेलिजेंस लेवल अपने माँ बाप जितना नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जिस वजह से हो रहा है वो बता रहा है आपका प्रत्यागमन या रिग्रेशन का जो लॉ है वो बता रहा है। अब ये रिग्रेशन का लॉ क्या कहता है कि हर एक गुण में, यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें औसत की ओर जाने वाली प्रवृत्ति होती है। कहां की तरफ जाने वाली? औसत की तरफ, यानी मूविंग टूवर्ड्स एवरेज, मूविंग टूवर्ड्स एवरेज, यानी हर एक गुण में औसत की ओर जाने वाली प्रवृत्ति है। इसी कारण जिन बच्चों के माँ बाप बहुत ज्यादा लंबे होते हैं वो कभी कभी एवरेज हाइट ही पा पाते हैं, अपने माँ बाप जितने लंबे नहीं हो पाते। या जिन बच्चों के माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट होंगे वो उनका इंटेलिजेंस लेवल ठीक ठाक होता है पर अपने माँ बाप जितना नहीं हो पाता। क्यों? वो बताता है आपका लॉ ऑफ रिग्रेशन, जो बताता है कि हर एक गुण में एवरेज की ओर जाने की टेंडेंसी पाई जाती है, यानी औसत की ओर पाए जाने की टेंडेंसी पाई जाती है। देखते हैं किस तरह वंशानुक्रम किसी बालक के जो उसका डेवलपमेंट यानी विकास होना है उस पे जो है असर डालता है या उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो देखिए वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, जब मैं आपको इसके बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है, यानी वो दिखने में कैसा है, लंबा है या स्किन कलर कैसा है, आई कलर कैसा है, बाल कैसे हैं, सिर्फ यही उसका वंशानुक्रम डिसाइड नहीं करता, बल्कि वो कैसा है, सोशल है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, शाई है, या किस तरह से खुद को लोगों के सामने, लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करता है, वो सारी चीजें यानी जिसे हम देख सकते हैं, यानी जो विजिबल हैं चेंजेस और वो चेंजेस जो आपके मन के अंदर हैं जो विजिबल नहीं है पर हैं, ये सब का असर वंशानुक्रम एक बच्चे के डेवलपमेंट पे डालता है। इस तरह आप इसको देख के इस चार्ट को समझ सकते हैं कि जो हेरिडिटी है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में, यानी उसके शारीरिक, मानसिक, लंबाई चौड़ाई, चारित्रिक, सामाजिक हर तरह के विकास पे जो है वो अपना प्रभाव डाल रही है। अब चलिए पढ़ते हैं हम वातावरण या एनवायरनमेंट के बारे में। तो देखिए वातावरण या एनवायरनमेंट क्या है? हेरिडिटी को आप छोड़ दें, वंशानुक्रम को छोड़ दें अगर, तो उसके अलावा जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है वो सब क्या है? एनवायरनमेंट है, वातावरण है। यानी वातावरण का क्षेत्र क्या होगा? बहुत व्यापक, बहुत ब्रॉड, बहुत ही विस्तृत हो गया कि हमने वंशानुक्रम या आनुवांशिकता को छोड़ दिया तो इसके अलावा जो कुछ बचा वो सब किस में आएगा? एनवायरनमेंट में आएगा। जैसे आप किस कंट्री में पैदा हुए, आप किस जगह पे रह के बड़े हुए या किस स्टेट में बड़े हुए, किस डिस्ट्रिक्ट में रहे, उसमें आप किस स्कूल में पढ़े, आपके दोस्त कैसे थे, आपके टीचर कैसे थे, आप कौन से गेम खेलते थे, आपके जो पड़ोसी कैसे थे, ये सब क्या है? आपका वातावरण है। यानी अगर आप हेरिडिटी को छोड़ दें तो जितना सब बचता है वो क्या है? आपका वातावरण है। इस तरह वातावरण का क्षेत्र क्या हो गया? बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत, बहुत एक बड़ा हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियां, प्रभाव व परिस्थितियां शामिल हैं जो किसी प्राणी के व्यवहार और बहुपक्षीय विकास को प्रभावित करती हैं। बहुपक्षीय विकास मतलब आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, यानी हर तरह की आपकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है वो किससे इन्फ्लुएंस होगी? आपके एनवायरनमेंट से। डायरेक्ट किससे इन्फ्लुएंस होगी? आपके एनवायरनमेंट से। अब एक कैसी होगी, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग वातावरण के प्रकार, कितने प्रकार का होता है। तो देखिए वातावरण दो प्रकार का है, आंतरिक वातावरण और
बाह्य वातावरण। जैसे आप पढ़ेंगे कि दो प्रकार का है, जैसे भौतिक और मनोवैज्ञानिक, ये भी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आप इस वातावरण को अगर इस तरीके से समझें तो वो ज्यादा बेहतर है, आंतरिक और बाह्य वातावरण के रूप में। तो देखिए आंतरिक वातावरण में क्या आता है, ये जब आप माँ के गर्भ में हैं, ये कब, जब आप माँ के गर्भ में हैं, तो गर्भ के समय जब आप अपनी माँ के गर्भ में हैं तब कौन कौन सी परिस्थितियां आ रही हैं, वो आता है आंतरिक वातावरण में। अब बाह्य वातावरण को दो में डिवाइड किया गया, भौतिक और सामाजिक। सामाजिक में ही आपका जो है मनोवैज्ञानिक भी आ जाएगा और सांस्कृतिक भी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, एक तो इसमें सांस्कृतिक आ जाएगा और इसमें आपका मनोवैज्ञानिक भी आ जाएगा। ठीक है। अब भौतिक वातावरण में क्या आता है, वो जो प्रकृति नेचर है वो किस में आएगा, आपका भौतिक में। भौतिक में क्या आएगा, प्रकृति, वो जो आपको सीधा सीधा आप किस जगह पे रह रहे हो वो जो इम्पैक्ट करता है वो भौतिक वातावरण में आता है। और सामाजिक में मतलब आप किस रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हो, कौन सी प्रथाएं फॉलो कर रहे हो, वो किस में आ जाएगा, सामाजिक में। मतलब सांस्कृतिक, आपकी जो भी रीति रिवाज प्रथाएं हैं वो किस में आ जाएगा, सांस्कृतिक में आ जाएगा। और मनोवैज्ञानिक, इनसे जो आप पे असर पड़ रहा होगा कि आप किस समाज में रह रहे हो, किस तरह के रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं। तो इस तरह वातावरण को हमने दो भागों में बांट दिया, आंतरिक यानी जब आप माँ के गर्भ में थे तब का वातावरण, और बाह्य को दो प्रकार से भौतिक और सामाजिक को बांट दिया। भौतिक मतलब किस प्रकृति में किस तरह के प्राकृतिक वातावरण में आप रह रहे हैं वो, और सामाजिक को जिसमें आप किस तरह की रीति रिवाज या प्रथाओं को फॉलो कर रहे हैं। वातावरण के बारे में पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो वातावरण है वो किसी भी बच्चे या बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या उसका अहम रोल होता है, और वो बच्चे के शारीरिक, मानसिक यानी इस तरह व्यक्तित्व के विकास पे सब पे प्रभाव डालकर उसका बहुमुखी विकास को प्रभावित कर रहा है। अब इन सबको एक बार हम एक एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि शारीरिक विकास पर आखिर वातावरण का प्रभाव कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं और जो लोग समतल मैदान पे रहते हैं, तो जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनकी हाइट, कद, चेहरा डिफरेंट होता है ना, कद में छोटे होंगे, चेहरा भी अलग सा दिखता है। और जो समतल मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं अक्सर वो लंबे कद के होते हैं, उनका चेहरा भी डिफरेंट होता है। अब अगर क्या करिए, आप जो मैदान में रहने वाले लोग हैं उनको पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ जनरेशन के बाद उनके जो है आकार, कद, रंग रूप सब में फर्क आ जाएगा। तो किसके कारण आ रहा है, वातावरण के कारण आ रहा है। उन्होंने जो अपने रहने के वातावरण में बदलाव किया उसके कारण उनके शारीरिक विकास पर भी प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये देखते हैं कि वातावरण मानसिक विकास पर किस तरह प्रभाव डाल रहा है। तो गोर्डन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नदी के पास रहने वाले जो बच्चे थे उनके बारे में रिसर्च किया। तो उन्होंने पाया कि वो गंदे और अस्वच्छ और अस्वस्थ वातावरण में रहने के कारण उनका जो मानसिक विकास था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उनका मानसिक विकास जिस तरह होना चाहिए था या जो बच्चे साफ स्वस्थ जगह पे रह रहे होंगे उनकी तुलना में कम हुआ। वैज्ञानिक का क्या नाम था, गोर्डन। अब बस जान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कभी आपको याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे, और इसको आप अपने आसपास के माहौल से भी समझ सकते हैं। देखिए आप, वातावरण क्या है, हमारे आसपास जो कुछ है सब क्या है, वातावरण है। मतलब आप हेरिडिटी को छोड़ दीजिए तो इसके अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है, आपका, आप जहाँ रहते हो, घर, आपका पास पड़ोस, टीचर, दोस्त, सब गेम आप जो खेल रहे हो सब वो क्या है, आपका एनवायरनमेंट ही, वातावरण तो है। तो आप देखो अपने घर पास के ही दो घरों में कंपेयर करो कि एक घर में जो है जहाँ बहुत शांत वातावरण है, लोग चुपचाप शांति से स्वच्छ तरीके से रहते हैं, सुचारू रूप से एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं, और एक दूसरा जहाँ झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, लोग कुछ भी सिस्टमैटिक ढंग से नहीं कर रहे, तो वहाँ के बच्चों में आप अंतर पाओगे कि बच्चों का नेचर अलग होगा। नेचर एक बहुत शांत तरह से रहेगा, दूसरा उतना चिड़चिड़ा होगा, ये एक काम को सिस्टमैटिक तरीके से करेगा, दूसरा नहीं कर रहा होगा। तो इस सब से क्या असर पड़ता है, उनके मानसिक विकास पे भी ये सारी चीजें प्रभाव डालती हैं। आगे चल के बच्चे का जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है तो ये रहना, उसका आसपास का वातावरण उसके कामों में दिखता है, परिलक्षित होता है। तो जब एनवायरनमेंट आपके शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास में प्रभाव डाल रहा है तो इस तरह हम कह सकते हैं ना कि एनवायरनमेंट जो है किसी भी व्यक्ति के
व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कह सकते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आपको अक्सर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती होगी, आप अपने आस पड़ोस देखते होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चे जो बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए, जिनके पिताजी बहुत गरीब थे, मजदूरी का काम कर रहे थे, या माँ घर घर जाके बर्तन मांज रही थी या कुछ भी काम कर रही थी, उनके घर के जो बच्चे हैं वो जो है आपको पता चलेगा कि आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, बड़े कोई अधिकारी बन गए, या बहुत अच्छी जगह पे पढ़ने चले गए। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि गरीब फैमिली के बच्चे क्यों जो है अक्सर इतने जो है प्रतिभावान निकल जाते हैं? तो वो वजह होती है उनका वातावरण। क्या वजह होती है? उनका एनवायरनमेंट जो उनको दिया जाता है, उन जो मिलता है उन्हें उनके माता पिता से, उनके टीचर्स से, उनके दोस्तों से, यानी जो जितने भी आसपास के लोग हैं वो उन्हें उस तरह का माहौल देते हैं कि बच्चा प्रोग्रेस कर सके। तो हम इन सब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है आपका, वो किसी भी बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी उसको अलग अलग तरह से अलग अलग डायमेंशन में जो है उसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, किसी भी तरह का विकास उसका हो। अब आनुवांशिकता वातावरण के बारे में पढ़ने के बाद आप कई सारे रिजल्ट निकाल सकते हो। वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट ये है कि आनुवांशिकता या हेरिडिटी क्या है? स्टैटिक है। आनुवांशिकता क्या होती है? स्टैटिक है। क्यों ये स्टैटिक है मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अपनी जो पिछली जनरेशन से मिले हुए जितने भी गुण, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो जीन्स के थ्रू हैं, वो किस में आ रहे हैं? हेरिडिटी में है। उसी जगह पे जो एनवायरनमेंट है वो आपका क्या है? डायनामिक है। एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है। क्यों? क्योंकि ये बदलता रहता है आपके आसपास हमेशा। फिर हेरिडिटी क्या है? जब स्टैटिक है और हमें पेरेंट्स अपने वंशावली के थ्रू ही मिली है, इसका मतलब ये प्रेडिक्टेबल है। क्या है? प्रेडिक्टेबल। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस वंश के लोग हैं या इस खानदान के लोग हैं या उनके बच्चे हैं तो दिखने में कैसे होंगे, रंग रूप आकार किस तरह का हुआ है, स्वभाव में कैसे होगा। लेकिन एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है। इस कारण ये क्या है? अनप्रेडिक्टेबल। अब जो हमेशा बदलता रहता है यानी जो डायनामिक है, तो उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ना? प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, वो अनप्रेडिक्टेबल ही रहेगा। तो इस तरह से इन दोनों को देख के आप क्या कह सकते हो? ये दोनों ही डेवलपमेंट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हो? आप क्या कहोगे कि एनवायरनमेंट क्या है या हेरिडिटी के कारण क्या है कि डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है कि अनप्रेडिक्टेबल? अब इन दोनों के कारण आप ये कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट यानी विकास है वो क्या है? प्रेडिक्टेबल भी है और अनप्रेडिक्टेबल दोनों है। यानी डेवलपमेंट क्या है आपका? बोथ। बोथ मीन्स प्रेडिक्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल। ओके, समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं और उसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मतलब अगर ये क्वेश्चन आए कि डेवलपमेंट में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, हेरिडिटी का या एनवायरनमेंट का, तो आप क्या कहोगे? इस सवाल का जवाब किस तरह दोगे? आप यही कहोगे। तो इसमें क्या है कि ये दोनों ही अपना अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या है, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों साथ में जुड़ के डेवलपमेंट पे असर डाल रहे हैं, या फिर आप क्या कहेंगे अगर हेरिडिटी में से एनवायरनमेंट को हम माइनस कर दें तो उस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है, या फिर अगर हम हेरिडिटी में से एनवायरनमेंट को डिवाइड कर दें तो डेवलपमेंट हो रहा है? बताइए। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन माइनस करके तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी भूमिका है। अब क्या डिवाइड करके हो सकता है? नहीं, आप किसी को हटा सकते ही नहीं हो। अब बचता क्या है? एक धनात्मक प्लस वाला और ये गुणात्मक वाला।
तो देखिए इसमें जब डेवलपमेंट में जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो रोल है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके आ रहा है, वो एडिटिव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इतनी हेरिडिटी हो गई, इतना एनवायरनमेंट का असर हो गया, अब इसको जोड़ दो तो डेवलपमेंट बन गया। नहीं, मैंने आपको जो पढ़ाया उससे यही समझ में आता है कि हेरिडिटी जो है, आनुवांशिकता आपके वातावरण पे प्रभाव डालती है। और जैसे पहाड़ी इलाकों पे रहने वाले लोग समतल मैदान में आ जाएं, समतल मैदान पे रहने वाले पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, तो उनकी हेरिडिटी वंशानुक्रम में परिवर्तन आएगा कि नहीं। और अगर कोई बच्चा जो है का वातावरण आप अच्छा कर दें, भले वो गरीब फैमिली में पैदा हुआ, कैसा भी उनका जो है पिछली जनरेशन रही हो, तो उसमें सुधार, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जा सकता है कि नहीं। तो एक तरह से हेरिडिटी किस पे असर डाल रही है, किसको इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट किसको कर रहा है, हेरिडिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसमें ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि एडिटिव तो है ही नहीं, अलग अलग तो है ही नहीं। तो इसमें क्या सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब जो विकास है, विकास आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का नाम है। किसका नाम है, अंतःक्रिया, या कह सकते हैं इसको आप इंटरैक्शन। कि विकास आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का नाम है, या डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, समझ गए। तो अगर आपसे कोई कंट्रीब्यूशन पूछता है क्या है, तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। कर लिया कि डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब विकास आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का नाम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आता ही है। देखिए आनुवांशिकता और वातावरण अपने आप में टॉपिक ही ऐसा है कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। और जो ये वाला पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या विकास क्या है, वो आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का नाम है। तो मान लीजिए चलो ठीक है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, उसमें जो है वृद्धि और विकास दोनों का कंट्रीब्यूशन है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके वो डेवलपमेंट में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये भी सवाल आता है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि बराबर बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि हेरिडिटी का कंट्रीब्यूशन भी 50% हो और एनवायरनमेंट का कंट्रीब्यूशन भी 50% हो, ऐसा तो नहीं। या फिर ऐसा हो कि कभी हेरिडिटी का 60% हो, इसका 40% हो, या इसका 40% हो, या फिर इसका 60% हो, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। नहीं, ये सारे ही गलत हैं, इसमें से कुछ भी सही नहीं है। देखिए आपका, आप ये तो कह सकते हो कि दोनों मिलकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पर कितना ये कभी नहीं, आप माप नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही मेजरिंग यूनिट्स नहीं, आप इनको मेजर नहीं कर सकते हो। कि तो कभी भी आपसे ऑप्शन आए और पूछे कि क्या 50% है या 60-40 या 40-60 या किसी भी तरह का कुछ पूछे, कंट्रीब्यूशन कितने परसेंटेज है या किस तरह का क्या अनुपात है, तो आप उसको कभी उसको मेजर नहीं कर सकते, उसका आंसर नहीं बता सकते, आपको नहीं पता चलेगा। बता सकते कि डेवलपमेंट में किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसलिए क्योंकि ये जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट अपना असर जो किसी के भी डेवलपमेंट में डाल रही है, वो स्टेजेस, वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला कि वो डेवलपमेंट की किस स्टेज में है, यानी बच्चा अपने डेवलपमेंट की किस स्टेज में है। इसको समझिए, अगर प्रीनेटल यानी प्रसव पूर्व की बात करें और पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा असर उस पर किस चीज का पड़ रहा है, बताइए हेरिडिटी डाल रही है कि एनवायरनमेंट डाल रहा है। तो देखिए एनवायरनमेंट भी डाल रहा है, या आप कह सकते हैं कि वो हंसी खुशी के माहौल में है, खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज का असर पड़ रहा है, हेरिडिटी का असर पड़ रहा है। यानी तब डिपेंड करेगा कि आप स्टेज, डेवलपमेंट के किस स्टेज में हैं। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट क्या है, मतलब आप फिजिकल की बात कर रहे हैं, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, या सोशियो इमोशनल की बात कर रहे हैं, मतलब शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक, किस विकास की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका असर भी अलग अलग तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट डालती है। या फिर तीसरा क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, 2 बच्चों को आप देखेंगे कि सेम एज ग्रुप के हैं, लेकिन
कुछ के डेवलपमेंट में किसी स्टेज पे हेरिडिटी का ज्यादा असर पड़ रहा होगा और कुछ में एनवायरनमेंट ज्यादा असर डाल रहा होगा। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। हर एक बच्चे के लिए, हर एक प्राणी के लिए ये अलग तरह से होता है। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम आपसे कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी मैंने क्लास ली उससे कुछ समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में, जान पहचान वालों में शेयर भी करें, जिससे वो भी पढ़ सकें, सीख सकें, नौकरी पा सकें। तो हम आपसे मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।